तो हम लोग अपना 5th लेक्चर स्टार्ट कर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहा है कि इस समय पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश गोल्ड करेंसी प्रिंट कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी एडवाइस दी जा रही है कि वो नोट प्रिंट करें इस पैंडेमिक से निकलने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं चल रहे हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है लोगों को बचाने का? अब वो अगर अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट को ये सलाह दी जा रही है कि आप नोट प्रिंट करिए, अनाज खरीदिए, लोगों को फ्री में खाना दीजिए, फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ दीजिए, साथ ही साथ उनके अकाउंट में, गरीब लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करिए। तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करें, क्या कुबेर का कोई खजाना तो है नहीं। तो तरीका क्या बचा कि नए नोट प्रिंट कर लो और नए नोट प्रिंट करके जो करेंसी आएगी उसको ट्रांसफ़र कर दो बेनिफिशरी के अकाउंट में, फार्मर्स के अकाउंट में और पुअर क्लास के अकाउंट में, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को सब्सिडी देने की जगह ऐसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर दो। तो क्या होगा, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी, उनके पास वो पैसा आ जाएगा जिससे वो फर्दर परचेज कर पाएंगे। और जब उनके हाथ में पैसा आएगा, उनके अकाउंट में पैसा आएगा, तो उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि वो खर्च करना स्टार्ट करेंगे। और जब वो खर्च करना स्टार्ट करेंगे, चीज़ों की डिमांड आएगी। जैसे चीज़ों की डिमांड आएगी तो लोग फिर से वापस प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, नए लोगों को हायर करेंगे, ओवर टाइम कराना शुरू करेंगे, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में काम होगा, नए प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए प्लान्स लगाए जाएंगे, कैपेसिटी एक्सपेंड करी जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका ने पिछले 1-2 सालों में बहुत सारा करेंसी प्रिंट किया है। इतना करेंसी प्रिंट किया है जितना शायद उसने 100 सालों में भी नहीं किया था अभी तक। बहुत करेंसी प्रिंट किया है, जिसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ये आया है कि रुपए के टर्म्स में और दुनिया की बाकी करेंसी के टर्म्स में डॉलर डिप्रिशिएट किया है। लेकिन क्योंकि दुनिया के बाकी देशों ने भी करेंसी प्रिंट करी है, इंडिया ने भी करेंसी प्रिंट करी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करी है, ठीक ठाक मात्रा में करी है। बाकी सारे देशों ने भी करेंसी प्रिंट करी है। तो इसकी वजह से डॉलर का प्राइस बाकी सारी करेंसी के कंपेरिजन में डिप्रिशिएट तो किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं किया है, और रुपये के टर्म्स में भी डिप्रिशिएट किया है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी सलाह दी जा रही है कि इस समय सबसे आसान तरीका क्या है कि नोट प्रिंट कर लीजिए। इस समय जो इकॉनमी है या ग्लोबल इकॉनमी है और या बाकी सारे देश हैं, वो क्या करते हैं कि अब उनका करेंसी जो है वो गोल्ड से पैक नहीं है। पहले गोल्ड पैक होता था कि आपके देश में जितना गोल्ड है आप उसी रेशियो में अपने यहाँ करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, सारी इकॉनमी, सारे कंट्री फ्री हैं, अपने हिसाब से वो कंट्री में नोट प्रिंट करते हैं। कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ये गलती करी कि उन्होंने सोचा कि अब हमें अपने यहाँ देश में गरीबी दूर करनी है, चुनाव जीतना है, तो लोगों को खूब सारे पैसे दे दो और प्रिंट करके दे दो। उसमें क्या जा रहा है, एक कागज ही तो खर्च होना है, नोट प्रिंट करके दे दो, ये आराम से खुश हो जाएंगे, सामान खरीदेंगे। लेकिन वो ये भूल गए थे, ऐसा हुआ है जिम्बाब्वे में और वेनेजुएला में। हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं इसको। हाइपर इन्फ्लेशन आया और हाइपर इन्फ्लेशन में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया कि लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, इन सब की वैल्यू खत्म हो गई। मतलब मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के नोट छपने लग गए। ट्रिलियन के नोट छाप दिए उन लोगों ने, लेकिन उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन थी। लोग नोटों के गड्डियों पर सो रहे हैं, लेकिन उससे कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं ज़्यादा चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नोट प्रिंट करना कोई बहुत ज़्यादा समझदारी की काम नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। आप जब एक किसी देश में मान लो 100 लोग रह रहे हैं और 100 लोगों को नारियल पानी पीना है और एक नारियल का दाम 10 रुपये का है और वो लोग 10 रुपये देते हैं, नारियल पानी पी लेते हैं। लेकिन सभी को मान लीजिए एकदम ऐसे एक्स्ट्रा 100-200, 200, 500, 1000 रुपये बांट दिए जाएँ, तो अब क्या होगा कि सब लोग कह देंगे एक की जगह अब हमें 2 पीना है, 5 पीना है, अब हम पानी नहीं पियेंगे, हम दिन भर नारियल पानी पियेंगे। वो सब पैसे लेके पहुंच जाएंगे। तो कोकोनट वाले के पास उतने कोकोनट थे नहीं, तो वो क्या करेगा, अपने दाम को बढ़ाएगा। लेकिन लोगों के पास पैसा भी फ्री में आ रहा है तो वो देने को भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन प्रोडक्ट की सप्लाई तो लिमिटेड है, कुछ ही लोग को मिलेगी, तो वो क्या करेगा, और दाम बढ़ाएगा, और दाम बढ़ाएगा, और दाम बढ़ाएगा। तो इससे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन आ जाती है। यानी प्रोडक्ट और कमोडिटीज़ लिमिटेड हैं, और जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो लोग इफरात खर्च करने लगते हैं, तो इसलिए हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। तो वो चीज़ इकॉनमी के लिए ठीक नहीं है। और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का जोर इधर बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को एक चीज़ ये समझ में आई है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो जेन्युइन है। मतलब अभी क्या है, नोट प्राइम मिनिस्टर आए टीवी पे, मित्रों कल से ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ख़त्म, नोट हो गया कूड़ा। तो यानी कि हमारी ज़िंदगी भर की कमाई किसी एक इंसान के हाथ में है। उन्होंने रात में बोल दिया कि नहीं रहेगा, तो फिर सुबह हम लोग भी नहीं रहे। तो ये चीज़ गलत है। मतलब कोई एक इंडिविजुअल इंसान भगवान नहीं होना चाहिए।
ये जो करेंसी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसका, और इसीलिए शायद क्रिप्टो करेंसी बनाई गई थी कि इसको कोई मतलब इस तरह से नहीं कर सकता है कि अपने मर्जी से प्रिंट कर लिया, अपनी मर्जी से ये कर लिया। और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है तो एक दूसरे से लिंक रहता है, सारा डेटा अवेलेबल रहता है। आप उसको अनलिमिटेड करेंसी नहीं है, एक लिमिट में है, और आप उसको नया करेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, माइनिंग करके क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं शायद थोड़ी क्रिप्टो करेंसी और इस तरह की जो करेंसी है वो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस उसका बढ़ रहा है मार्केट में। और ये जो हम लोगों की फेक करेंसी जिसको कह सकते हैं, जो ये कागज़ के नोट जो चलते हैं जिसमें आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं कि मैं धारक को 2,000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू है, और वो उन्होंने वचन ख़त्म कर दिया तो वो वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक तरह से फेक करेंसी है, इसको फिएट करेंसी कहते हैं। और रियल करेंसी क्या है? रियल करेंसी है गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें, वो रियल करेंसी होती है। आप किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। सर गोल्ड और नोट आपस में लिंक कैसे हैं? नहीं लिंक है ना, पहले लिंक थे। पहले मेरे देश में जितना गोल्ड होगा उसी रेशियो में हम नोट प्रिंट करेंगे, वो अच्छा था। उससे क्या है कि कोई अपनी मर्जी से नोट नहीं प्रिंट कर सकता है। अभी तो क्या गवर्नमेंट की मर्जी है, नोट प्रिंट कर लेती है जब जरूरत हो। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना गोल्ड और नोट इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए। हाँ, वो क्यों होने चाहिए, कैसे लिंक है आपस में दोनों? इसलिए होने चाहिए कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वेनेजुएला, जिम्बाब्वे का। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। According to Wikipedia, hyperinflation in Venezuela is the currency instability in Venezuela that began in 2016 during the country's ongoing socio-economic and political crisis. देखिए, ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं। ये वेनेजुएला की करेंसी है, बोलीवर। ये जो आपकी स्क्रीन पे इमेज आ रही होगी, कुछ ग्राफ दिख रहे हैं, ये हाइपर इन्फ्लेशन का ग्राफ है, बीबीसी न्यूज़ ने बनाया था कि ये इन्फ्लेशन चल रहा है, और ये देखो एकदम से स्काई रॉकेट हो गया। और ये एक और इमेज है जिसमें एक चिकन का पीस रखा हुआ है और पीछे बहुत सारे नोटों की बंडल रखी हुई है। 14 मिलियन बोलीवर फॉर अ चिकन, वेनेजुएला हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब एक चिकन खरीदना हो तो आप ये बोरा भर के रुपए लेके जाएंगे। अब बताइए कहाँ तक प्रैक्टिकल है? इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये तब होता है जब गवर्नमेंट बिना किसी अंडरलाइंग एसेट के, कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं है, कागज छापे पड़े, छापे पड़े, बांट दिया, क्या हुआ? उसकी वैल्यू खत्म हो गई। मिलियन बिलियन ट्रिलियन के नोट छाप दिए। अरे तो सर ये जो नोट छापे हैं तो सर ये ट्रेड भी तो कर सकते हैं, बाहर से माल खरीद सकते हैं ना। मतलब जब यार आपकी करेंसी की वैल्यू ही खत्म हो गई डॉलर के आगे, जब आपने इतने नोट छाप लिए, जैसे इस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, फिर से ध्यान से समझिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय 1 रुपीज़ इक्वल टू $1 था अप्रॉक्स। फिर धीरे धीरे हम क्योंकि इकोनॉमिकली वीक होते रहे और हम लोग इंपोर्ट करते रहे, बाहर से चीज़ें खरीदते रहे, हम लोग ने एक्सपोर्ट नहीं किया, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे उतना ध्यान नहीं दिया, सीधे टर्सरी में जंप करने की कोशिश करते रहे। और कोशिश क्या करते रहे, मतलब वो डेस्टिनी थी, वही एक तरीका ही था बचाने का इकॉनमी को, और हम लोग इंपोर्ट करते ही रहे लगातार। और हमारी कंट्री ने उतनी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करी जितनी अमेरिका और यूरोप ने करी बाद में। तो इसलिए अभी उनका जो है $1 हमारे 75 रुपये के बराबर हो गया, आगे चल के 100 रुपये भी हो जाएगा। तो हमें 100 रुपये 100 गुना ज़्यादा वैल्यूबल हो गई उनकी करेंसी। कहाँ पहले 1:1 पे थी, अभी 70-75 टाइम्स वैल्यूबल है। जब आपकी करेंसी की वैल्यू घटते 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 इतनी कम हो जाएगी कि मान लो जैसे अब वो बोलीवर है जो वेनेजुएला की करेंसी है, उसमें 1 बिलियन ट्रिलियन दे रहे हो तो $1 मिल रहा है। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको क्या रेशियो है। 1 बोलीवर इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर? Here is information from XE. 1 बिलियन बोलीवर 1 ट्रिलियन कर देते हैं। सर एक सिचुएशन सर वहाँ पे एक टाइम ऐसी भी आई थी कि सर वो लोग बहुत इनिशियल गुड्स के लिए, मतलब बहुत ही जो कॉमन गुड्स होते हैं सर, उसके लिए ऑक्शंस तक ऑर्गेनाइज कर रहे थे। 1 USD इज इक्वल टू 2,48,000 वेनेजुएला का करेंसी। 2,48,000 वेनेजुएला का बोलीवर होगा तो $1 मिलेगा आपको, समझ रहे हैं? 2.5 लाख रुपए लेके जाओगे तो $1 मिलेगा, तो करेंसी की वैल्यू ही खत्म हो गई। अब आप क्या मंगा पाओगे? जब आप 2.5 लाख रुपए दोगे तो $1 के बराबर आएगा। सर हाइपर इन्फ्लेशन को डीमोनेटाइजेशन से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्या? डीमोनेटाइजेशन किया तो है इन्होंने, अपने करेंसी को बंद कर दी, लेकिन करेंगे क्या? इकॉनमी खराब हो गई ना अब आपकी कंट्री की।
सब जब इसका रिजल्ट मालूम था तो ये सब किया ही क्यों कि मतलब रिजल्ट नहीं economy मालूम आगे था। खराब हो जाएगी। जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग अभी प्राइम मिनिस्टर को भी तो यही सलाह दे रहे हैं अपने। तो वो मतलब इंडिया तो नहीं छापेगा ना इतना, उनको तो इतना पता छाप रहा तभी वो है। छापेगा। ये सबसे आसान तरीका होता है, लालच में आ जाते हैं लोग। जब अमेरिका जैसी कंट्री नहीं मान रही है, इंडिया में भी हो रहा है। न्यू करेंसी प्रिंटेड बाय अमेरिका। Here's a summary from Mint. The US Federal Reserve, the American central bank, has printed a little over $3 trillion in order to counter the economic impact of देख रहे हो, COVID-19. $3 ट्रिलियन, मतलब इंडिया की इकोनॉमी का जितना साइज है ना टोटल, एक हिंदुस्तान के बराबर नोट छाप डाला है उन्होंने। मतलब जमीन निकल जाएगी पैर के नीचे से। और वो भी कब? 3.5 मंथ पीरियड, 3.5 महीने के अंदर यूएस फेडरल रिजर्व ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी के बराबर नोट प्रिंट कर डाले, $3 ट्रिलियन के। इतनी तो हमारी इकोनॉमी नहीं है। अब एक चीज़ और बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आप क्या सोच रहे हैं, जैसे ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, यूरोपियन अमेरिकन स्टॉक मार्केट है, ये सारे के सारे लोग जो हैं, वो ये बता रहा था आप लोगों को कि इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 ईयर का ग्राफ निफ्टी का। पिछली साल जनवरी फरवरी में मार्केट 12,000 के लेवल पे चल रहा था, ठीक है, फरवरी 2020। उसके बाद कोविड आया, ये मार्केट एकदम सीधे रसातल में चला गया, 8,000 के आसपास आ गया, 7,600 का लो लगाया था, कुछ 7,500 का लो लगा। ये देखिए लो दिख रहा है आपको, हाँ। और उसके बाद फिर सीधी स्ट्रेट लाइन रिकवरी करते 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 हाई पे पहुंच गया है 15,700 का। मुझे लग रहा है कि अभी आज ही कल में हाई लगा या आज ही लगा है, न्यू हाई बना दिया आज मार्केट ने न्यू हाई बना दिया। हाँ, मार्केट में ये न्यू हाई बना। पूरी इकॉनमी लॉकडाउन में चल रही है, डिमांड आ नहीं रही है, लोगों की सैलरी मिल नहीं रही है। हम लोग जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में खर्चे करने के लिए, सैलरी देने के लिए फीस कलेक्शन हो नहीं पा रहा है, सब जगह पर प्रॉब्लम चल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ सफ़र कर रही हैं, उनके पास एम्प्लॉय को सैलरी देने के पैसे नहीं आ रहे हैं, सैलरी कट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसे और सिचुएशन में मार्केट कहाँ से ऑल टाइम हाई लगा रहा है? इसको क्या हो रहा है? मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि हमारा जो कंट्री है उसमें जो स्टॉक मार्केट है, इंडिया का भी और अमेरिका भी, वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मार्केट बंद है, इकॉनमी तबाह हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है और प्रोडक्ट खरीद नहीं पा रहे हैं, डिमांड है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, जीएसटी लोग जीरो फाइल कर रहे हैं, बिजनेस हो नहीं रहा। ये मार्केट को क्या हुआ है? मार्केट को कहाँ से इतनी ज़्यादा तेज़ी मिल रही है? इसको कौन बूस्ट कर रहा है? मार्केट परसेप्शन से नहीं चलता, फंडामेंटल पे चलता है। थोड़े दिन के लिए परसेप्शन पे चल सकता है, सेंटिमेंट्स पे चल सकता है। सेंसेक्स का नाम ही है सेंसिटिविटी इंडेक्स, लेकिन वो थोड़े समय के लिए, 1 साल तक नहीं वो परसेप्शन पे चलेगा। और कोई आंसर करेगा क्या रीज़न है कि इतनी ख़राब सिचुएशन में भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है? जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ये इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। हम लोग ने अभी बात ये करी थी कि मार्केट में नोट प्रिंट हो रहे हैं, अलग अलग देश नोट प्रिंट कर रहे हैं। तो अमेरिका ने, इंडिया ने और बाकी सारे देशों ने बहुत नोट प्रिंट किए हैं। तो नोट प्रिंट करने की वजह से ही लोगों के पास लिक्विडिटी बहुत है, और लिक्विडिटी मतलब इतना पैसा, करोड़ों करोड़ों रुपए अमेरिकन गवर्नमेंट फ्री में दे रही है अपने सिटीजन्स को। ये भत्ता वो भत्ता, इंडिया अप्रोप्रिएट मात्रा में प्रिंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कर दिया है। अमेरिका ने इंडिया की इकॉनमी के बराबर के नोट प्रिंट कर दिए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा ये जो पैसा है, जो नोट प्रिंट हुए हैं, इसकी वजह से मार्केट में काइंड ऑफ ये बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, और इसी वजह से मार्केट हाई पे टिका हुआ है, क्योंकि लोगों को पैसा दे दिया गया है। अगर ये प्रिंट नहीं होता तो मार्केट में तो फिर मार्केट नीचे के लेवल पे होता। व्हाट अबाउट इंडियन मार्केट? ये तो यूएस मार्केट के लिए एग्जांपल वैलिड हो सकता है। इंडियन मार्केट में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, जॉब लॉस काफी हो रहा है, काफी ज्यादा अभी लोगों को समझ गए। बढ़ गई। सुनिए, इंडियन मार्केट भी एफआईआई ड्रिवन होता है, और आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 साल में कोविड के बाद अमीर बहुत अमीर हो गए हैं और गरीब बहुत गरीब हो गए हैं। यानी कि जिसने भी पिछले करेक्शन में पैसा लगाया उसका पैसा 100% बढ़ चुका है, खूब डिविडेंड आ रहा है, खूब रिटर्न आ रहे हैं। मुकेश अंबानी दुनिया के 4थे रईस बन गए, एलन मस्क दुनिया के नंबर 1 रईस बन गए, जेफ बेजोस की संपत्ति बढ़ गई, वॉरेन बफेट की, जितने दुनिया के
टॉप अमीर है, सबकी संपत्ति बहुत बहुत बढ़ गई है। तो जब संपत्ति बहुत बहुत बढ़ गई तो क्या करेंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में इमर्जिंग मार्केट, इंडियन इमर्जिंग मार्केट बहुत अच्छा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। तो FII बहुत पैसा लगा रहा है, DIIs पैसा लगा रहा है, इंडिया में जो अमीर लोग हैं वो पैसा लगा रहे हैं। और मैं भी किसी को अपने इन्वेस्टर्स को पैसे निकालने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, नया लगाने की से मना कर रहा हूँ, लेकिन निकालने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना सर, तो आप ठीक। सर जब बेजोस से याद आया सर वो इस्तीफा दे रहे हैं, सर उनका डिसीजन ये सही है अमेज़न से? हाँ, वो उस पर ब्लू ओरिजिन पे कंसंट्रेट करेंगे और बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि बिल गेट CEO नहीं है, सत्या नडेला चला रहे हैं। हाँ, तो उसी तरह से वो भी अपना, जैसे अलीबाबा में जैकमा ने रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन अलीबाबा तो चली रही है ना, ये है। FDI जो इंडिया में होती है सर, सर वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सर अगर इंडिया किसी कंट्री में FDI करे जाके सर, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? FDI कोई कंट्री नहीं है, FDI है विदेशी निवेशक, इंडिविजुअल लोग होते हैं वो। तो जो निवेशक होते हैं वो ये देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ बनेगा। अगर मुझे पैसा लगाना है, मेरे पास पैसा है, ठीक है, अगर मुझे पैसा लगाना है तो मैं सोचूंगा कि कहाँ लगा के सबसे ज़्यादा रिटर्न बने, और बहुत रिस्क भी नहीं होना चाहिए, मतलब रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में होना चाहिए और पैसा अच्छा बने। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो इमर्जिंग मार्केट कहलाता है और यहाँ पे ग्रोथ की बहुत अपार संभावनाएं हैं। तो जो अमीर लोग हैं पूरी दुनिया के, वो यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं। अब मुझे पता है कि अमेरिका के मार्केट में ऑलरेडी सैचुरेशन है। जैसे अभी वो मैंने एक जो वीडियो बनाया था फैंग वाला, जिसमें अल्फ़ाबेट, फेसबुक, अमेज़ॉन, टेस्ला, इन सब कंपनियों में पैसा लगेगा। तो यहाँ से बहुत पैसा लगा, 400-500 करोड़ रुपए लोगों ने थोड़े दिन में लगा दिया। मैंने बहुत सारा पैसा लगवाया उन कंपनियों में, अमेरिका की कंपनियों में। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने विदेशी कंपनियों में पैसा लगवाया है, इंडियन कंपनी में नहीं लगवाया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो 10 कंपनियां हैं ये अगले 5-10 साल में बहुत अच्छा करेंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की हो जाएंगी। अभी भी बड़ी साइज़ की, अभी बहुत बड़ी साइज़ की और हो जाएंगी। लोग पैसा वहाँ लगाना पसंद करते हैं जहाँ उनको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। तो इंडियन मार्केट में उनको लग रहा है कि ठीक है, तो इसलिए FDI, और ये FDI जो होता है उसका मतलब होता है कि उनको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करना है। वो FPI होते हैं, मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। वो पैसा लगाते हैं स्टॉक्स पे, और जो FDI होता है वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब वो आता है, ज़मीन खरीदता है, प्लांट लगाता है। तो जहाँ पे चीप लेबर होगा, जहाँ पे सस्ती ज़मीन मिलेगी, जहाँ पे स्किल लोग मिलेंगे, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे वो लोग अपना FDI करेंगे। अब हम अमेरिका में FDI करेंगे तो क्या हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं होगा, घाटे में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें वर्कर ही बहुत महंगा मिलेगा, वहाँ ज़मीन बहुत महंगी मिलेगी। तो इंडिया में जो SEZs होते हैं वहाँ पे अगर आएंगे तो ज़मीन भी सस्ती मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती मिलेगी, टैक्स हॉलीडे भी मिलेगा, बहुत सस्ते लेबर भी मिलेंगे। तो यहाँ पे FDI हो रहा है। तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की PPT में जो पढ़ रहे थे उसमें हमें पता है 4 तरह के ट्रेड्स होते हैं, डायरेक्ट बिजनेस और कंसाइनमेंट, इंडेंट फर्म्स, मर्चेंट शिपर। डायरेक्ट बिजनेस में क्या हुआ कि इधर इंपोर्टर ने ऑर्डर दिया और मैन्युफैक्चरर ने बना के उसको भेज दिया। कंसाइनमेंट में एक एजेंट इन्वॉल्व होगा, एजेंट क्या करेगा, एजेंट ऑर्डर देगा और फिर एजेंट से यहाँ पे जिसको परचेज करना है वो परचेज कर लेगा। इंडेंट फर्म ये भी कमीशन एजेंट्स होते हैं, लेकिन ये और बड़े लेवल पे काम करते हैं। ये कार्गो और पूरे कंटेनर ऑर्डर करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये भेज देते हैं। मर्चेंट शिपर वो लोग होते हैं जो करते तो कमीशन एजेंट की तरह काम है, लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे हिंदुस्तान में एक मर्चेंट शिपिंग फर्म है, वो क्या कर रही है कि उसने अमेरिका से प्रोसेसर्स मंगाए और उसने हिंदुस्तान में तो यही किया इस्तेमाल उनका, और उसने क्या किया, यहाँ से बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान भी भेज दिया। तो मर्चेंट शिपर क्या करते हैं कि वो यहाँ पे मंगाते हैं और यहाँ से दूसरी कंट्री में आगे भेज देते हैं प्रॉफिट अर्न करके। चारों समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के? टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल किसी को आज की तारीख में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, जैसे FDI की बात हम लोग अभी कर रहे थे। अगर किसी को FDI करना है इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो किस देश में जाना पसंद करेगा? अमेरिका, इंडिया, चाइना। क्यों? वहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन है। उन्होंने क्या कर रखा है, क्लस्टरिंग कर रखा है। मतलब कि जैसे सिलिकॉन वैली फेमस है किसके लिए?
सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर के लिए। अरे मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसी को ये नहीं पता बीबी फाइनल ईयर में आके कि सिलिकॉन वैली क्यों फेमस है। सिलिकॉन वैली फेमस है सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री के लिए, हाँ। और डेट्रॉइट क्यों फेमस है? मैंने एक स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी टाटा मोटर्स की, रतन टाटा की, कि वो फोर्ड मोटर से मिलने डेट्रॉइट गए थे। तो डेट्रॉइट जो है वो ऑटो हब है, वहाँ सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कार मैन्युफैक्चरिंग की। तो उसी तरह से चाइना ने क्या कर रखा है, एक एक शहर एक एक प्रोडक्ट के लिए डेडिकेट कर दिया है, क्लस्टरिंग कर दिया है। एक शहर में जाओगे वहाँ पे सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, स्क्रीन मिल जाएगा, रैम मिल जाएगा, कार्ड मिल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी, बैटरी मिल जाएगी। दूसरे शहर चले जाओगे, एक स्पेशल क्लस्टर बना रखा वहाँ खाली कंप्यूटर लैपटॉप मिलेंगे। फिर एक दूसरी जगह चले जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको खाली 2 व्हीलर की चीज़ें ही मिलेंगी। तीसरी जगह चले जाओगे तो वहाँ बच्चों के खिलौने मिलेंगे। तो मतलब क्लस्टरिंग करने से क्या होता है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो वो उस सिटी में जाएगा और वहाँ पे उसको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी और वो फटाक से मैन्युफैक्चरिंग करेगा और प्रोडक्ट लॉन्च करके अपना दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इसीलिए चाइना जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है, पूरी दुनिया को सामान बेचता है क्योंकि उसके पास क्लस्टरिंग है। तो ये जो इसका पहला पॉइंट है टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन, मतलब आपकी टेरिटरी, जैसे अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है, लखनऊ का चिकन बहुत फेमस है, खाने वाला नहीं पहनने वाला। तो इस तरह से कहीं के पेड़े, मथुरा के पेड़े बहुत फेमस हैं। तो ये सारी, जैसे कानपुर की टेनरी लेदर प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हैं। तो हम लोग क्या है, इसको थोड़ा और बढ़ा के नेक्स्ट लेवल पे ले जाके इसको फिर हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू करें, तब बात है। अगर इंडिया सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है और एक समय जब वर्गीज कुरियन नहीं थे हमारे देश में तो हमारे यहाँ मिल्क डेफिसिट था, बच्चों को दूध नहीं मिलता था पीने के लिए। और जब फेस्टिवल्स आते थे तो गवर्नमेंट सर्कुलर जारी करती थी न्यूज़पेपर में कि मिठाई वाले छेने की मिठाइयाँ बनाना बंद कर दें, मिठाइयाँ नहीं बनेंगी, छेना नहीं फाड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को दूध नहीं मिलेगा। मिल्क डेफिसिट कंट्री थी हमारी और वहाँ से हम लोगों ने मिल्क सरप्लस कंट्री बना दिया, दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर बन गए। तो अगर कोई करने वाला हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूरोप अमेरिका के मार्केट को किल कर सकते हैं अपनी मिठाइयों से। उन्होंने क्या कर रखा है, हमारी ब्रेन वॉश कर दिया है मार्केटिंग कर करके कैडबरीज ने और नेस्ले किटकैट ने कि कुछ मीठा हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल में भी मिठाई की जगह वो चॉकलेट खरीद के देने लगे हैं। हमारे जो अपने उद्योग धंधे हैं वो हम अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं। मिठाइयाँ, चॉकलेट उससे सस्ती होती हैं, उससे पौष्टिक होती हैं और उससे हमारे फार्मर्स को, किसानों को, मिठाई वालों को, छोटे छोटे लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो हम वो चीज़ नहीं लेते हैं, हम वो चॉकलेट का डिब्बा गिफ्ट करने लगे हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने क्या किया, ब्रेन वॉश कर दिया हमारा एडवर्टीजमेंट कर करके। या आप लोगों ने मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट और कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। तो हम लोग चाहें तो अपने स्वीट्स को, अपनी मिठाइयाँ, जो इतनी वैरायटी है ना, उन लोगों ने कभी चखा ही नहीं है उस चीज़ों को, उतना टेस्ट उनको पता ही नहीं है। एक बार अगर हम उनको पहुंचा देना तो वो लोग सब दीवाने हो जाएंगे। लेकिन अब हम लोग के पास उतना प्रॉपर इसका मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। ये जो सड़ी हुई चॉकलेट खाते हैं कड़वी, तो वो सब भूल जाएंगे खाना। तो ये है बस, लेकिन वो प्रॉपर हमारे पास क्लस्टरिंग और ये सब चीज़ें नहीं है। धीरे धीरे करेंगे आगे। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है। मतलब वहीं से सामान दुनिया में भेजा जा सकता है जहाँ पे वो स्पेशलाइजेशन और सबसे सस्ता पड़ेगा। अगर वो डेट्रॉइट से कारें बनेंगी या फिर सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर बनेगा तो बहुत इफेक्टिव रहेगा, वहीं पे सारे एक्सपर्ट बैठे हैं एक साथ। तो चाइना ने भी इस तरह से कर रखा है, अलग अलग शहरों को अलग अलग चीज़ों को स्पेशलाइज कर दिया है। फिर इंटरनेशनल कंपटीशन में जो कॉम्पीट करके आगे बढ़ेगा, जिसकी करेंसी सस्ती होगी। अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारी करेंसी वीक हो गई, हमारी करेंसी वीक हो गई, करेंसी वीक हो गई। अब मुझे एक चीज़ ये आप लोग बताइए, और ये जो 2 लोग आंसर दे रहे हैं उनके अलावा नए लोग आंसर देंगे, कि मुझे ये बताइए कि करेंसी का वीक होना ज़्यादा अच्छा है कि स्ट्रांग होना? मतलब स्ट्रांग होना ही अच्छा है, वीक होना तो कोई अच्छा है नहीं, कि वीक होना भी अच्छा हो सकता है? सर लिबरलाइजेशन के टाइम पे सर किया था, मनमोहन सिंह ने मनी को डिवैल्यूएट किया था जानबूझ के, ताकि सर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सके। नहीं, जानबूझ के नहीं किया था वो। IMF ने उनसे कहा था अपने रुपया को तुम डॉलर के बराबर लिए बैठे हो और यहाँ पे तुम्हारी दिवालिया होने की स्थिति में आ गए हो, तो पहले इसको फेयर वैल्यूएशन पे लेके आओ, तब उन्होंने घटाया था।
जानबूझ ये के सब नहीं मतलब किया था, फोर्सफुली कराया गया था हमसे। सर जो जैसे मान लीजिए अगर इंडिया में करेंसी उसकी डॉलर के बराबर हो जाती है, तो जो बाहर की कंट्रीज यहाँ पे आके बिजनेस कर रही हैं और इंडियन एम्प्लॉयज को हायर कर रही हैं, अब सपोज करिए $1 के बराबर हो जाता है तो सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बाहर की कंट्रीज और बाहर के जो बिजनेस है वो ये सोचेंगे कि जब हमें पैसा ही इतना देना है तो हम अपने घर के लोगों को क्यों ना हायर करिए, मतलब अपनी कंट्री से ही एम्प्लॉयज हायर करें। यहाँ पे वो आते ही ठीक है, सही बता रहे हैं। आप लोग को आंसर करिए, ये हमारी क्या, अगर करेंसी को हम लोग वीक कर लें या करेंसी कमज़ोर हो जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड में कोई इम्पैक्ट आएगा हमारा? अगर करेंसी वीक हो रहा है तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल क्वेश्चन, सीधा। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। अगर हमारी करेंसी कमज़ोर है तो हमें एक्सपोर्ट में फ़ायदा मिलता है। दैट्स वाई चाइना बाय डिफ़ॉल्ट अपना करेंसी को टाइम टू टाइम डिवैल्यूएट करता है, और अभी अमेरिका ने इंडिया को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, जो आर्टिफिशियल तरीके से करेंसी को मैनिपुलेट करता है। एक मिनट, देखो इसमें कौन कौन है। चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, इंडिया। ये इंडिया नहीं था इसमें पहले। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मैक्सिको। ये 2020 की रिपोर्ट है। ये अमेरिका ने सबको जो है वो ग्रे लिस्ट में डाला है, करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को लगता है ये सब कंट्री जो है अपनी करेंसी मैनिपुलेट कर रहे हैं, और इंडिया भी मैनिपुलेट करता है, नो डाउट। इंडिया में आरबीआई इंटरफियर करता है और मैनिपुलेट करता है। और मैनिपुलेट किस डायरेक्शन में करता है? करेंसी वीक करने के डायरेक्शन में करता है। मतलब क्या कि चाइना और जापान तो बहुत करता है। आपको पता है जापान की इकॉनमी हमसे बहुत बड़ी है नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में, लेकिन उसकी करेंसी हमसे बहुत सस्ती है। मतलब अगर हम वहाँ पे 1 लाख रुपए लेके जाएंगे तो वहाँ के येन के टर्म में 7-8 लाख येन हो जाएंगे। मतलब हमारी करेंसी स्ट्रांग है जापान की करेंसी से। क्यों? क्योंकि जापान जो है, जापान की पूरी इकॉनमी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो खाली इंटरनेशनल ट्रेड करता था, वो खाली एक्सपोर्टर था। अभी वो उसका स्थान चाइना ने छीन लिया, तो चाइना की इकॉनमी बड़ी हो गई। तो पहले जापान सारा चीज़ें बना के बेचता था, अभी चाइना बेच रहा है, और आने वाले समय में इंडिया भी करने लगेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, इंडिया का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में काम करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि हमें सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग को करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जो नई नई चीज़ें हम नहीं बना सकते हैं, उसमें हम बना के रिसर्च करके पैसा बर्बाद करें, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ये सही नहीं रहेगा। तो जापान, चाइना, इंडिया ये क्या करते हैं? अपनी करेंसी डिवैल्यूएट करते हैं, ताकि जब वो अपने सामान बना के अमेरिका भेजें, यूरोप भेजें, तो सामान सस्ता बढ़े, तभी तो खरीदेगा। क्योंकि यूरोप अमेरिका की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। सिंपल सी बात है। HUL के प्रोडक्ट, नेस्ले के प्रोडक्ट और आपके प्रॉक्टर एंड गैम्बल के प्रोडक्ट, हमारे पतंजलि के प्रोडक्ट, गोदरेज के प्रोडक्ट से, और यहाँ के निरमा और ये जो RHPL के प्रोडक्ट से अच्छे ही हैं, नो डाउट अच्छे हैं। ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, रिकग्निशन ज़्यादा है। लेकिन लोग क्यों खरीदेंगे निरमा, गोदरेज, पतंजलि? क्यों? क्योंकि ये सस्ता भी पड़ेगा और ठीक होगा क्वालिटी में ओके, और कॉस्ट वाइज बहुत सस्ता। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग करेंसी को डिवैल्यूएट भी करते हैं, और करेंसी को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, और जहाँ जा रही है जाने देते हैं। आरबीआई बहुत ज़्यादा वरी नहीं करता, और वो कह रहा है कि 100 रुपये हो जाएगा डॉलर के अगेंस्ट, हो जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। तो सर फोकस किस पे होना चाहिए? मतलब करेंसी डाउन पे या अप पे? कोई फोकस नहीं होना चाहिए, मार्केट के अधीन छोड़ देना चाहिए। जैसे ऑयल को छोड़ दिया है ओपन, ठीक है, उसी तरह से हमें बहुत ज़्यादा उसमें इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, उसको मार्केट के अधीन छोड़ देना चाहिए। आपकी इकॉनमी अच्छा करेगी, आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी, आपकी इकॉनमी खराब करेगी तो वीक होगी। सिंपल सी बात है। वीक होगी तो हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, और अगर क्या कहते हैं कि अगर वीक होगी तो हमें फिर उसमें भी IT वाले के सेक्टर में भी बढ़िया फ़ायदा मिलता है। वहाँ से डॉलर मिलता है तो वो यहाँ की करेंसी के कंपेरिजन में ज़्यादा पैसा बन जाता है, तो IT कंपनियों को फ़ायदा मिल जाता है। और हमारा सबसे ज़्यादा IT का ही काम है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसी से आता है, फॉरेन करेंसी आती है। तो अगर हमारी करेंसी वीक होती है तो इतना हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको मार्केट के अधीन छोड़ देना चाहिए। यस सर, एक और क्वेश्चन है जो आपने ऑयल की बात की सर, ऑयल प्राइस हाइक का रीज़न आप बता सकते हैं सर?
ऑयल प्राइस हाइक तो इधर बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इधर तो घट ही रहा है, तो काफी घटा था, बीच में तो बहुत घट गया था, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर घट। सर अभी 96 में है, 96 पॉइंट समथिंग कानपुर में, और कई जगह 100 अबव हो चुका है। अच्छा, रुपए के टर्म में बात कर रहे हो? गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता ऑयल का प्राइस, अब वो डायरेक्ट क्रूड ऑयल से रेगुलेट होता है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स तो लगाए हुए है उस पर तगड़े से, 65% टैक्स लगाए हुए हैं। अगर 100 रुपये लीटर अगर मिल रहा है तो उसका एक्चुअल कॉस्ट और सब निकाल के 35 रुपये का आता है वो, और 65 रुपये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में बांट लेता है। अगर किसी सिटी में 100 रुपये मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा उस कंट्री में जो है, मतलब उस सिटी में 65 रुपये टैक्स ले रहा है गवर्नमेंट, जिसमें से सेंटर और स्टेट आपस में बांट रहे हैं, और वो एक्चुअल प्राइस 35 ही रुपये है। सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि नेपाल में और शायद बांग्लादेश में भी पेट्रोल, नेपाल में तो कंफर्म है, नेपाल में जो पेट्रोल है वो इंडिया के थ्रू जाता है, और इंडिया के थ्रू पेट्रोल जाता है, और नेपाल में पेट्रोल इंडिया से बहुत सस्ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ जो बॉर्डर में रहने गरीब आदमी है वो क्या करते हैं, पहले वो बड़े बड़े कंटेनर लेके जाते हैं, वहाँ पेट्रोल खरीदते हैं और फिर उसको इंडियन बॉर्डर में लाके सस्ते में बेचते हैं, तो उसमें उनको पैसे बच जाते हैं। मतलब वहाँ मान लो 60 रुपये है, यहाँ पे 80 रुपये है, तो खाली पीपे लेके चले गए, वहाँ से भरा लाए, फिर इधर आके बेच दिया, 60 का 70 में बेच दिया, 75 में बेच दिया, 5 रुपये सस्ता बेच दिया। तो ऐसे करके वहाँ पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जबकि वो पेट्रोल कहाँ से जा रहा है, इंडिया से ही जा रहा है नेपाल में। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, जिस तरह से लग्जमबर्ग एक लैंडलॉक कंट्री है, उसी तरह से नेपाल भी एक लैंडलॉक कंट्री है। वहाँ पे सारी चीज़ें इंडिया के थ्रू ही जाती हैं, और तब भी वहाँ पे सस्ता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट टैक्स कम ले रही है। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ झाला कर रखा है गवर्नमेंट ने, बहुत टैक्स लगा दिए। तो सर अभी जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या इंटरनल इंक्रीज हो रहा है क्या, मतलब जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वहीं से इंक्रीज हो क्या आ रहा होगा, तभी टैक्स तो गवर्नमेंट तो बराबर ही टैक्स बराबर है। अब क्या है, टैक्स उन्होंने अच्छे खासे बढ़ा दिए थे जब पिछली कोविड के समय में, जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट नीचे जा रहे थे। 100 रुपये का क्रूड ऑयल जो था, $100 का जो क्रूड ऑयल था पर बैरल, वो घट के $25-30 पे आ गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस समय रेट कम नहीं होने दिया था। जितना वो रेट कम होता था इंटरनेशनल मार्केट में, उतना वो टैक्स बढ़ाते चले जाते थे, क्योंकि उनको पैंडेमिक में पैसा चाहिए था खर्च करने के लिए। ये जो फ्री में अनाज दे रहे हैं, फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं, इसका कहाँ से पैसा आएगा? तो ये सब पैसा चाहिए था उनको, और बिजनेस हो नहीं रहा था, जीएसटी कलेक्शन भी नहीं हो रहा था। तो ये पैसा रिकवर करने के लिए उन्होंने क्रूड ऑयल में टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए। और अब क्या हुआ, अब जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट वापस ऊपर की तरफ जाने लगे, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्सेस नहीं घटा रही है। ये चीज़ है, इसलिए वो 100 रुपये पहुंच रहा है। उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर अलग से ही टैक्स। काफी सारे सेस भी तो एडेड है। हाँ, सेस भी बहुत हैं, और वो जीएसटी में नहीं आता है। क्रूड ऑयल जीएसटी में नहीं आता। क्रूड ऑयल हो गया, लिकर हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब जीएसटी में नहीं आता, क्योंकि जीएसटी में आएगा तो गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगी, बहुत घाटा। पेट्रोल हमें पता है, अगर जीएसटी में आ जाएगा तो 40-50 रुपये लीटर मिलने लगेगा।